ऑफ कंडक्टर्स। बैंड थ्योरी क्या कहती है कि अपने पास ना दो तरह के बैंड्स होते हैं, एक होगा वैलेंस बैंड, VALANCE, वैलेंस बैंड। एक वैलेंस बैंड क्या होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ वैलेंस शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप ऑफ वैलेंस शेल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर बहुत सारे वैलेंस शेल्स हैं, वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उस ग्रुप को मैंने क्या नाम दे दिया, वैलेंस बैंड। अब एक नया नाम बेसिकली कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या हुआ करेगा, ग्रुप ऑफ एम्प्टी शेल्स, जो खाली पड़े हुए शेल्स हैं, जब मैं उसका ग्रुप बनाऊंगा तो उसको मैं बोल दूंगा कंडक्शन बैंड। जहां इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उसका ग्रुप बनाऊंगा तो उसको मैं बोल दूंगा वैलेंस। वैलेंस बैंड को मैं BB से लिखा करूंगा, कंडक्शन बैंड को मैं CB से लिखा करूंगा। कोई डाउट? ये दो चीजें क्लियर हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इट इज अ ग्रुप ऑफ शेल्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली वैलेंस शेल का ग्रुप है, और ये एम्प्टी शेल्स का एक ग्रुप है जिसको हमने बोल दिया कंडक्शन बैंड। क्लियर है? यस सर। अब ये थ्योरी क्या कहती है वो समझो। अच्छा एक बात बताओ, कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, है यस ना? सर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखो इलेक्ट्रॉन कहां पे पड़ा है, इस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं अपने वैलेंस बैंड में। वैलेंस बॉन्ड। बैंड, इट्स नॉट बॉन्ड, बैंड। ओके सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वैलेंस बैंड में। ये थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन अगर मैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर दूं, जितना इजीली ट्रांसफर करूंगा उतना अच्छा कंडक्टर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मोर इजीली an electron is transferred from valence band to conduction band. More easily an electron is transferred from valence band to conduction band, more will be its conductance. More will be its conductance. That is, it will सर be better. कंडक्टर, बोलो। सर जो कंडक्टर्स होते हैं ये अपने मतलब अपनी बॉडी में से मतलब सर करंट पास होने देते हैं। हाँ, कंडक्टर मतलब जो अपने करंट पास होने दे, इंसुलेटर्स मतलब जो पास ना होने दे। तो ये थ्योरी कहती है कि भी जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां से कहां, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होंगी एंड बेटर विल बी द कंडक्टर। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो, डायग्रामेटिकली देखो इसको कैसे बनाना है। देखो भाई, ये अपना वैलेंस बैंड है, ये क्या है अपना वैलेंस बैंड। तीन केस बना लेता हूं। तो ये अपने वैलेंस बैंड है, तीन केस में। एक और बैंड बना लेता हूं, कंडक्शन बैंड। एक और बैंड बना लेते हैं, कंडक्शन बैंड। ये तीन केस हैं, देखो ये अपना कंडक्शन बैंड है,
इलेक्ट्रॉन करंटली कहां पे है? वैलेंस बैंड। करंटली इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग है ना, रास्ता ही बहुत खुला सा है, आराम से ट्रांसफर होगा। तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन कैन बी वेरी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड विदाउट एनी सप्लाई ऑफ एनर्जी। कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो ओवरलैप कर रहा है, विदाउट एनी सप्लाई ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रांसफर हो रहा है? बिकॉज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग। रीजन भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसा क्यों है? बिकॉज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग। ठीक, तो ऐसे में देखो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो रहा है, एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैंड थ्योरी ने हमने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर होगा तो बड़ा अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये जो डायग्राम है ये एक अच्छे कंडक्टर की पहचान है। ये डायग्राम किसका है? एक अच्छे कंडक्टर। कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे डायग्राम पे आते हैं। देखो ये अपना दूसरा डायग्राम है, ये वाला, फिर थर्ड पे आएंगे। पहले सेकंड डायग्राम देखो। सेकंड डायग्राम में क्या है? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा एनर्जी गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप। स्मॉल एनर्जी गैप, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है तो मुझे हल्की सी एनर्जी तो सप्लाई करनी ही होगी, वो एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो ट्रांसफर तो किया जा सकता है, बट बाय सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस केस में देखो क्या है, इन दिस केस देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप between valence band and conduction band. Hence, electron can be transferred. ऐसा नहीं है कि उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। Electron can be transferred from valence band to conduction band, but to do so, some amount of energy must be supplied. Some amount of energy must be supplied. कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ एनर्जी, कुछ एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट है। सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टेंस तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लास्ट डायग्राम पे आ जाते हैं, थर्ड केस। इसमें देखो, इसमें जो एनर्जी गैप है, दिस इज ह्यूज, लार्ज एनर्जी गैप। large energy gap between valence bond and conduction band. Hence, electron cannot be transferred from valence band to conduction band. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो ये किसका डायग्राम होगा?
इंसुलेटर। सर इंसुलेटर। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डाउट, समझ आया या नहीं? बैंड थ्योरी क्लियर है सबको? नोट करो इसे फटाफट। बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स, नोट इट आउट फटाफट। सर ये तो नोट डाउन कर लिया। नीचे करूं इसे? यस सर। करो। सर जो लास्ट वाला केस है, हाँ, अगर उसमें मैं ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तब भी नहीं जाएगा? उससे पहले आयनाइजेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा। हमें आयनाइजेशन नहीं करानी, हमें सिर्फ एक्साइटेशन करानी है एक तरह से। एक्साइटेशन ओके में इतनी तो एनर्जी रिक्वायर्ड है कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा सामने से। ओके सर। कर लिया नोट? कर लिया सर। अर्जुन, सर वो क्रिश? थर्ड केस रह गया, थर्ड केस रह गया इंसुलेटर वाला। यस। तो हम डाउट्स कब लेंगे कल इस चैप्टर के? हो गया सर।
टाइमिंग देखते हैं, डाउट की टाइमिंग में मैं भेज दूंगा, बाकी बच्चों से भी डिस्कस करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि कल बाकियों का भी सॉलिड स्टेट के डाउट्स है, वो तुम्हारे भी इकट्ठे ही ले लेंगे एक ही बैच में। चलो आगे करते हैं। अब हमने सेमीकंडक्टर तो पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देखो अपने पास ना दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर and second one is extrinsic semiconductor. एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब नो इम्प्यूरिटी। ठीक है, अब इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो देख लेते हैं। इसकी कंडक्टेंस बहुत कम होती है। सर फर्स्ट केस। हाँ फर्स्ट केस, अभी फर्स्ट केस ही चल रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसकी जो कंडक्टेंस होती है ये बहुत कम होती है, एंड अगर कंडक्टेंस बढ़ानी भी है, कंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कंडक्टेंस बढ़ानी भी है तो क्या करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। एग्जाम्पल में आ जाएगा इसका प्योर सिलिकॉन, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम इट इज आल्सो सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। कोई डाउट? सर समझ फर्स्ट में आया? डाउट है बोलो। सर, नो इम्प्योरिटी मतलब किस सेंस में? इंप्योरिटी इसमें समझ आएगा एक्सट्रिंसिक में, 2 मिनट रुको। ओके सर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, दीज आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब इसके अंदर क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स तो हैं, जैसे ये प्योर थे तो सीधी सी बात है एक्सट्रिंसिक इम्प्योर होंगे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, impurity of any element, impurity of any element is added in pure semiconductor, in pure semiconductor to enhance its conductance, to enhance its conductance। इसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की इंप्योरिटी ऐड करना कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, डोपिंग। अब ये क्या है, ये समझते हैं पहले कि इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब क्या है। यहाँ देखो, पिछली क्लास में जो जो थे उनको तो ये थोड़ा सा, अगर तुम्हें शायद थोड़ा सा दिक्कत लगे, वैसे ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो पिछली क्लास में हम ऐसे ही कुछ कर रहे थे काम कि अपने लेटिस पॉइंट्स से
मतलब यहाँ पे हमने एटम्स रखे थे, जो सर्कल्स हमने बनाए हैं ये क्या थे? अपने लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट के अंदर अपन ने क्या रखे थे? अपने एटम्स। ऐसे ही था। ठीक है, मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है, जैसे हमने पिछली क्लास में भी NaCl का क्रिस्टल बनाया था। तो हमने क्या कहा था कि NaCl का क्रिस्टल है तो एक Na, एक Cl, फिर एक Na, फिर एक Cl। Na के आसपास Cl होंगे बेसिकली, तो Na के आसपास Cl होंगे एंड Cl के आसपास Na होंगे। याद आया? अब मान लो ये प्योर क्रिस्टल है। ये कैसा क्रिस्टल है? दिस इज वन इज प्योर क्रिस्टल। प्योर NaCl का क्रिस्टल है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया? एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी किसकी? मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, मान लो मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखो क्लोरीन क्लोरीन तो कॉमन है, तो क्लोरीन क्लोरीन तो कॉमन है, क्योंकि अनायन कॉमन है तो वो कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन कटायन तो अलग अलग है। यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन है। तो बेसिकली होगा क्या? एल्यूमिनियम आयन will replace some of sodium ions। एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा? कुछ सोडियम आयंस को रिप्लेस कर देगा। इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम आयन अपनी जगह बनाएगा। एल्यूमिनियम आयन अपनी जगह कैसे बनाएगा? कुछ सोडियम आयंस को बाहर निकाल के। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक एल्यूमिनियम आयन अंदर जाएगा तो कितने सोडियम को बाहर निकालेगा? अर्जुन? सर 3। टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, to maintain electrical neutrality, if one aluminium ion goes in, then 3 sodium ions must come out। क्यों भाई? क्योंकि एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, तो एक सोडियम के ऊपर +1 ही होता है, तो +3 चार्ज बनाने के लिए 3 सोडियम आयंस को बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो क्या किया? देखो एक एल्यूमिनियम आयन अंदर गया, जैसे ही वो अंदर गया उसने 3 सोडियम आयंस बाहर निकाल दिए। कोई 3 सोडियम आयंस बाहर निकाल दो, तुम्हारी इच्छा। मैंने 3 सोडियम आयंस बाहर निकाल। अब उन 3 में से किसी एक की जगह तो एल्यूमिनियम आयन भी ऑक्यूपाई करेगा, कहीं ना कहीं तो जाके बैठेगा ना। किसी एक जगह पे तो वो खुद भी अपना कब्जा जमाएगा। ऐसे ही होगा। तो उसने एक जगह पे तो खुद भी राज कर लिया कि अब ये मेरी जगह है। ठीक है, बाकी की 2 क्या जनरेट कर देगा? ये वैकेंसी। सर एम्प्टी स्पेसेस होंगी। बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, अब वैकेंसी जनरेट करने से क्या होगा? अब ये क्लोरीन यहाँ पे जा सकता है घूमने फिरने, पहले जगह खाली नहीं थी अब खाली है। सिमिलरली ये यस सर। क्लोरीन भी इधर उधर घूमने फिरने जा सकता है, ये अब जगह खाली हो गई है। ये क्लोरीन भी इधर उधर घूमने आ सकता है, ये क्लोरीन इधर घूमने जा सकता है। तो घूमना फिरना शुरू हो गया, मतलब आयंस की मूवमेंट बढ़ गई है। ठीक है, आयंस मूवमेंट इंक्रीजेस। अच्छा एक बात बताओ, अगर आयंस की मूवमेंट बढ़ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगी? यस सर। बेसिकली अगर हमने कोई इंप्योरिटी डाल दी, प्योर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, मैंने उसके अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड की इंप्योरिटी डाल दी, डोपिंग कर दी, तो कंडक्टेंस बढ़ रही है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कि भाई एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दी। इंप्योरिटी ऐड करना मतलब डोपिंग करना, जिससे कंडक्टेंस बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ सच टाइप of semiconductor
is more than that of intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductors. कोई doubt? नो सर। ठीक है, एंड एग्जाम्पल में इसमें हम लिख सकते हैं सिलिकॉन डोप्ड विद कुछ भी ले लो, एल्यूमिनियम या गैलियम। समझ आया सबको? कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। सर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा वो एक्सट्रिंसिक में ज्यादा होगा? हाँ, एक्सटेंसिक में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक। ओके सर। अगला चैप्टर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर। क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल इसके डाउट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर इसके कल ही हम इसके टेस्ट की डेट्स अनाउंस कर लेंगे। सर कर लिया नोट डाउन? कर लिया सबने? ये करना है। यस सर, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी। सर कर लिया नोट डाउन?
आगे करते हैं। अभी हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़े, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के भी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दो तरह के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर and second one is n-type semiconductor. p-type semiconductor and n-type semiconductor. P here stands for positive, whereas n stands for negative. अब देखो होगा क्या, बेसिकली मैं तुम्हें एक पहले तो लेमैन लैंग्वेज में आइडिया दे देता हूँ कि करना क्या है, फिर हम आगे डील करते हैं इस चीज में कि क्या है क्या नहीं। एक ग्रुप 14 का एलिमेंट हुआ करेगा, ग्रुप 14 का एलिमेंट यूज करके प्योर सेमीकंडक्टर बनता है। प्योर सेमीकंडक्टर अगर कभी भी बनाना है तो वो ग्रुप 14 के एलिमेंट से ही बन सकता है। एंड ग्रुप 14 के कौन कौन से एलिमेंट्स, ग्रुप 14 में कौन कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो जनरली ग्रुप 14 में हम इनमें से कुछ एक यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर। इनमें से कुछ भी एक is used as a starting material, as a base material for creating a pure semiconductor. फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो हम उसके अंदर ग्रुप 13 की इंप्योरिटी डाल देंगे, ग्रुप 13 की कोई इंप्योरिटी डाल देंगे, या हम उसके अंदर कोई ग्रुप 15 की इंप्योरिटी डाल दिया करें। तो दो ग्रुप्स हमारे यूज होते हैं एज अ इंप्योरिटी। अब इसमें भी कौन कौन से एलिमेंट्स, ग्रुप 13 में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एंड कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इसमें से जो हम इंप्योरिटी डालते हैं ग्रुप 13 में से, तो इनमें से कोई एक एलिमेंट यूज किया जाता है फॉर इंप्योरिटी पर्पस, जबकि ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो सिर्फ इन तीन में से ही कोई एक एलिमेंट यूज किया जाता है फॉर एडिंग इंप्योरिटी। ठीक है, अब तुम्हें अगर बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में तो आगे का कुछ समझ ना आया तो इतना तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि अगर मैं ग्रुप 14 के अंदर 13 की इंप्योरिटी डालूंगा तो वो हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर बना के दिया करेगा। अगर मैं ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 15 की इंप्योरिटी डालूंगा तो वो हमेशा एन टाइप सेमीकंडक्टर बना के दिया करेगा। मान लो तुम्हें कभी क्वेश्चन में आ गया कि सिलिकॉन डोप्ड विद, डोप मतलब इंप्योरिटी का डाउट है। 2 मिनट। सिलिकॉन डोप्ड विद इंडियम, कैसा क्रिस्टल बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। वहीं पे कभी क्वेश्चन आ गया कि भी सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, कैसा क्रिस्टल बनेगा? एन टाइप। तो अगर बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो ये है। इसके पीछे का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है वो भी हम देखते हैं। बोलो अगर क्या डाउट है? सर ये पी टाइप और एन टाइप वाला बता दो एक बार। देखो दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप एंड एन टाइप इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंप्योरिटी व्हिच यू आर एडिंग। ठीक है, कि कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो। ग्रुप 14 का प्योर क्रिस्टल लेना है हमेशा। ग्रुप 14 में से कौन कौन यूज कर सकते हो? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कुछ भी यूज कर सकते हो। इन सबसे प्योर Yes, sir. सेमीकंडक्टर। फिर ग्रुप 13 या 15 का एलिमेंट तुम यूज कर सकते हो फॉर एडिंग इंप्योरिटी। अब कौन कौन से एलिमेंट्स ग्रुप 13 में से ऐड कर सकते हो? गैलियम, इंडियम, Yes, sir. बेरियम। ग्रुप 15 में से ऐड कर सकते हो फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। अगर तुम ग्रुप 14 के अंदर 13 का एलिमेंट ऐड कर देते हो तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना के देगा। अगर 14 Yes, के sir. अंदर 15 का एलिमेंट ऐड कर देते हो तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना के देगा। सर 13 को अगर मैं डायरेक्ट 15 में डाल सकता हूँ? नहीं, 13 का तो बेस क्रिस्टल बनेगा ही ना। बेस क्रिस्टल तो किसका बन रहा है? 14 का हमेशा बनेगा। ओके। और सर जो ऊपर आपने लिखा प्लस माइनस, उसका क्या रूल है?
वो अभी समझाता हूँ। ओके सर। देखो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पी टाइप की। प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा था कि पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ओके सर। ठीक है, तो पहले हम पी टाइप की बात कर लेते हैं। देखो ओरिजिनली मेरे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल था, मान लेते हैं ओरिजिनली क्या था, सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन। ऐसा छोड़ो, अलग तरीके से बनाते हैं। ये बताओ सिलिकॉन के सर पास और कितने कोई वैलेंस, बोलो बोलो बोलो। ग्रुप 14 के अलावा और कोई ले ही नहीं सकते नहीं, सर? तो ऊपर एग्जाम्पल जो हमने करा था इसका एक्सेंट्रिक, वो जाने के लिए था, वो एक आयनिक कंपाउंड के लिए था। जो असली में सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो ग्रुप 14 के बनते हैं। सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। यस सर। और अगर मैं प्योर सिलिकॉन ले रहा हूं तो इसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स होंगे। यस सर। और हर एक के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। ठीक है, और वो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज होंगे। ये भी बॉन्डिंग में यूज होगा, ये भी बॉन्डिंग में यूज होगा, ये भी बॉन्डिंग में यूज होगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग में यूज हो जाएगा। जैसे आसपास बहुत सारे एटम्स होंगे, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज इन बॉन्डिंग। कोई डाउट? सर जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं, बोलो बोलो। सर इसको प्योर कंडक्टर बोलेंगे, मतलब जो ग्रुप 13 के होते हैं। 14 के। सर 14 के तो प्योर, सर 14th के सेमीकंडक्टर, और जो बी के हैं और एन के, इसको क्या लेंगे, ग्रुप 13 और 15 को? ये इंप्योरिटी है कि इंप्योरिटी किसकी डालनी है इसके अंदर, डोपिंग किस ओके किस की करनी। यस। ठीक है, तो मेरा प्योर सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन का। जैसे सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर था, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है ये 4 बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज थे बॉन्डिंग के अंदर। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करता हूं। एडिंग इंप्योरिटी ऑफ, मान लो एल्यूमिनियम। मैंने एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी डाल दी। इंप्योरिटी एल्यूमिनियम की डाल दी, मतलब सम सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। इंप्योरिटी डालने यस का सर। मतलब कि कुछ आयंस रिप्लेस हो गए, तो सम सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। चलो कोई बात नहीं, कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 3। 3। एंड ये 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे ये। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, यहाँ पे आ गया। देखो पहले क्या था, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल था, सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने काम में बिजी थे। अब क्या हुआ, सिलिकॉन की जगह आ गया एल्यूमिनियम। कहीं पे सिलिकॉन की जगह क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। डोपिंग हुई है क्योंकि, लेकिन वो अपने साथ 3 ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आएगा। तो ये तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रखे थे पहले, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी यूज हो जाएंगे बॉन्डिंग के अंदर। 3 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी यूज हो जाएंगे बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन सिलिकॉन को तो कितने बॉन्ड बनाने थे, 4। एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना लिया, 3। 3। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए था जो इसके साथ बॉन्ड बना लेता, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। क्योंकि पहले तो चलो 4 इलेक्ट्रॉन थे, सिलिकॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, बड़ी आसानी से बॉन्डिंग हो रखी थी। लेकिन जैसे ही कुछ सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम तो अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन तो खाली हो गया। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ।
देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट? नो से क्लियर है। एंड जब भी शॉर्टेज होगी तो उसको हम बोलते हैं होल्स आर जनरेटेड, दैट इज होल्स आर जनरेटेड। सिर्फ वैकेंट स्पेसेस लेफ्ट नहीं कहेंगे? नहीं, यहाँ पे होल्स बोलते हैं उसको सेमीकंडक्टर्स के टाइप। तो ये होल बन गई, ये क्या बन गया? होल। इलेक्ट्रॉन नहीं है, होल बन गया, पहले था अब नहीं है। तो होल्स आर जनरेटेड। होल्स कैसे होते हैं हमेशा याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज। तो होल्स बनने से क्या होगा देखो, अब ये होल बन गया एंड ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया। पहले तो ये बॉन्डिंग में था, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मूवेबल। फ्री हो गया। क्यों फ्री क्यों हुआ? क्योंकि नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। देखो भाई, पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये तो बॉन्ड बना के बैठा था, यहाँ पे देखो, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठा था सामने वाले इलेक्ट्रॉन से, मूवेबल नहीं था। अब सामने वाला यस। इलेक्ट्रॉन तो नहीं, क्योंकि अब सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी वैसी हो गई। तो एक तो होल बन गया, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ये भी भागने लगेगा, होल्स भी मूवेबल होते हैं, तो कंडक्टेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब कंडक्टेंस किस किस के कारण बढ़ी? मैं कह सकता हूं चार्ज कैरियर्स कौन है, चार्ज स्लैश करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स कौन कौन है? होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट? नो सर। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि होल बन गया ना। देखो नया क्या बना, होल। होल इज पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? यस सर। तो जब भी ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 13 की इंप्योरिटी डालोगे, 13 वाला हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और एक होल जनरेट कर देगा और इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा, तो वो पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बना देगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर 15 वाला 14 में इम्प्योरिटीज डाल सकते हैं? हाँ 15 की भी ऐड करेंगे, जैसे हमने अभी देखा था 15 की ऐड करते हैं। मान लो अब हम 15 की ऐड कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। अब आ जाओ आगे इस डायग्राम में। इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। अब क्या होगा देखो, अब मान लो मैंने ग्रुप 15 की इंप्योरिटी डाल दी। ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड करें, जैसे मान लो मैंने आर्सेनिक ऐड कर दिया। ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड करी तो वो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आया। आर्सेनिक आया अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया। तो अब यहाँ पे आर्सेनिक आ चुका है, आर्सेनिक अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया हुआ है। ठीक है, तो देखो जो 4 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में थे वो तो अब भी बॉन्डिंग में यूज हो गए, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। 4 बॉन्ड बनाने थे, आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 4 तो यूज हो गए बॉन्डिंग में, 4 यूज इन बॉन्डिंग विद सिलिकॉन। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए हैं उल्टा, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेफ्ट इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट एक्स्ट्रा, और वो बॉन्डिंग में नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। कोई डाउट?
आ रहा है समझ या नहीं? पहले तो Yes, sir. सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन था, सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया। 5 में से सर 4 तो जैसे हमने बोलो। सर जैसे हमने पहले वाले को होल्स बोला था, इसको क्या बोलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन है बस, तो ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल्स नहीं बनेंगे। इट इज अ मूवेबल इलेक्ट्रॉन नाउ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भागा दौड़ी करेगा तो कंडक्टेंस तो बढ़ी जाएगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन नया आया, एंड इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये कैसा सेमीकंडक्टर बना? एन टाइप। एंड यहाँ पे करंट कैरियर्स कौन है? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स। होल्स तो बनी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नोट करो इसको। करंट कैरियर मतलब कंडक्टेंस किसके कारण बढ़ी है? इलेक्ट्रॉन के कारण। होल्स तो बने ही नहीं। ठीक, तो दो तरह के सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। नोट कर लो इन सब चीजों को, फिर आगे करते हैं। क्रिश, तुम्हारी आवाज नहीं आई आज, क्लियर है या नहीं? सर क्लियर है। ठीक, करो नोट्स। वैसे तो तुम्हें अगस्त तक की न्यूज मिल गई होगी, पहले जून तक था, अब अगस्त तक हो गया। सर नहीं खुलते, बंद ही रहेंगे तो। कि इंस्टीट्यूट अगर अब ओपन होंगे तो अगस्त में होंगे, उससे पहले नहीं। करो करो करो, नोट करो फटाफट। सर नीचे कर दो थोड़ा। ये पी टाइप नहीं है, ठीक है? तो ये प्योर क्रिस्टल था, प्योर सेमीकंडक्टर। पी टाइप हमने बाद में बनाया। ये चारों इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग में है। इसके बाद तुम लोग पी टाइप बनाओ। पी टाइप के बाद एन टाइप। सर वो पूरा नहीं हुआ अभी पी टाइप।
हो गया सर। अगम तुम्हें तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मानवी को भी समझाना है। तो मेरी तो रिवीजन हो जाएगी बल्कि। बायो में भी, फिजिक्स में भी। तो बायो फिजिक्स की तो लगा रही है वो। ऐसा कैसे हो सकता है? सर लगाई है उसने शायद से लास्ट टाइम भी। तो फिर केमिस्ट्री में क्यों नहीं आ रही? अभी तो उसका फोन आया। सर बाकी क्लासेस लगाई है उसने शायद से, बायो की भी लगाई है। तो सिर्फ केमिस्ट्री क्यों नहीं लगा रही? मतलब केमिस्ट्री में ही क्यों काम आता है? सर मैं पूछ लेता हूँ, या तो पता नहीं, मैं उससे सर पूछ के बताता हूँ। क्योंकि सर बायो तो लगा रही है वो। क्यों, ऐसा क्या है कि बायो के टाइम पे काम नहीं पड़ता क्या? सर पता नहीं सर, कल हमारी बल्कि कल टेस्ट भी है, कल पता चल जाएगा, मतलब प्रॉपर लगा रही, क्योंकि कल टेस्ट भी है, +1 की क्लास भी लगेगी हमारी। चलो देखते हैं तो। नहीं, आज वैसे मेरी बात हुई, बना लिया ये डायग्राम, करें आगे? यस सर। ठीक, लास्ट टॉपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। सर इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है ये? बिल्कुल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। देखो, एक होता है अपने पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कोई आइडिया? हाँ, सर जो These are the, पूरा मतलब पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना हो। नहीं, these are the substances which are weakly attracted by the external magnetic field, which are weakly attracted towards external magnetic field। ठीक है, एमएफ इज मैग्नेटिक फील्ड, जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पहचान क्या है? सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस must have some unpaired electrons। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। आज ऐसा करना होगा, फिजिक्स की क्लास में चेक करना एक बार, ठीक है? ओके सर। यस सर। बताना मत, नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी। नहीं बताता सर। ये तो मानवी ने तुम्हें छोड़ना नहीं है, देख लेना। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मानवी ने नहीं छोड़ना। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस मस्ट हैव सम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। एंड मोर इज द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, more is the number of unpaired electrons, more is paramagnetic character। कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता जाएगा। क्लियर है? यस सर।
अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, क्रोमियम आयरन which is more magnetic, which is more paramagnetic। तो क्रोमियम का नंबर क्या है? एटॉमिक क्रोमियम का 24। तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18 4s1 3d5 जिसको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है भाई, अगली क्लास में नहीं, मतलब अगले चैप्टर मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है +1 का, उसमें आ जाना। सर कब? मंडे से एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, तो अभी तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आने में टाइम लगेगा, वैसे चैप्टर शुरू हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक। सर लगा लूंगा मैं। अगर तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लासेस वगैरह लगानी होती है तो +1 की कोई भी क्लास लगानी हो तो आ जाया करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर तुम्हारे मंडे टाइमिंग ऑल्टरनेट होती है? चक्कर वही है ना, मंडे ऑल्टरनेट होती है 5:30 to 7। सर किस सर टाइम लगा होती लूंगा है? ना। ठीक है, मेरी मंडे ऑल्टरनेट क्लास होती है +1 की 5:30 to 7। अगर किसी ने लगानी हुआ करे तो बता दिया करो। सर क्योंकि अभी मेरी मैथ्स की क्लास लग नहीं रही है, इसलिए मैं यही लगा लूंगा। मैथ्स की नहीं लग रही है? सर मैंने मैथ्स ही ले रखा है ना। अच्छा, तुम डबल पे हो? सर दोनों ले रखे हैं मैंने, बायो और मैथ्स दोनों। डबल कर रहे हो, मेडिकल नॉन मेडिकल? यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। मैथ्स कहाँ जाते हो? सर मैथ्स यहाँ पे सेक्टर 10 में कॉमर्स प्लेनेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मनोज सर? मनोज सर नहीं, वो मनोज विनोद। अच्छा विनोद सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉमर्स प्लैनेट विनोद, ठीक। तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है देखो, 1 2 यस सर। 3 4 5 6। तो फिर कॉमर्स वाले पे क्यों लगाई, मतलब मुझे समझ नहीं आया, अगर तुमने मैथ्स ली थी। सर वो नोन था एक्चुअली कोई ना, अच्छा ठीक है ठीक है। आयरन का तो एटॉमिक नंबर लास्ट। होता है? ठीक है मैं समझ गया। ओके या तुम बचपन में वहां पढ़े होगे। सर, लास्ट टाइम वहीं से करी थी मैंने 10th एंड +1 क्लास। ऐसे ही होता है, मैं जब क्या कहते हैं 10th में था ना, तो मैंने एक जगह से 10th की थी, एंड मैं 10th में ही पढ़ना शुरू किया था। 10th से पहले यस। मेरी हालात बहुत बुरे थे पढ़ाई में। 10th में मैंने ओके पढ़ना शुरू किया था जब मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, एंड उस ओके पर्सन से मेरा कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था, क्योंकि नंबर अच्छे आने लगे थे, पढ़ाना उसने सिखाया था कि कैसे पढ़ते हैं वो सब चीजें। तो फिर मैं +1 में भी यस उसी के बाद से कर गया था मैथ्स में, जबकि वो कॉमर्स का टीचर था, मैंने नॉन मेडिकल लिया था, लेकिन मुझे यस पूरा भरोसा था तो मैं उन्हीं पे ज्वाइन कर गया। यस सर। होता है। तो और मैं भी 10 सेक्टर में ज्वाइन किया था, ओके। लेकिन विनोद सर पे नहीं था। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो किसका ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा? सर क्रोमियम का। क्रोमियम का। सिंपल है, ठीक। तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक होते हैं अपने पास इसी तरह से डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलो पहले ये नोट कर लो, फिर डायमैग्नेटिक भी कर लेते हैं, फटाफट करते हैं चलो, क्योंकि खत्म करना है। करें आगे? आगे करें? मेरे तो हो गया सर। ठीक है, बस फिर आगे करते हैं, हो बाकी गया दोनों सर। मेरे। ठीक, आगे करते हैं। पैरामैग्नेटिक के बाद है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Such substances are weakly
रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो अट्रैक्ट हो रहे थे, ये रिपेल्ड होते, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड इसकी पहचान क्या है? दे डू नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। जैसे जिंक की बात करते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी आर्गन 18, 4s2, 3d10। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे एक ना मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला भी आता है, कई बार यूज हो जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन is units where n is the number of unpaired electrons। n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्रोमियम में हमने देखा था, क्रोमियम के अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेजेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट Yes, कितना हो जाएगा? 6 into 8 sir. 6 into 8 अंडर रूट 48 बोहर मैग्नेटॉन। विदाउट सर ये बीबी की फुल फॉर्म क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। ओके सर। करो इसे। सर ये फॉर्मूला पैरामैग्नेटिक के लिए ही होगा ना, यानी अगर डायमैग्नेटिक है तो n वैल्यू विल बी 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट विल तो बी सर 0। 0 ही हो जाएगा। बिल्कुल। लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक, आगे करते हैं। अब देखो एक अलग सा टॉपिक। मान लो हमारे पास बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे। छोड़ो इसको, ऐसे नहीं, सर्कल बनाते हैं। अपने पास ना बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली अलाइन। कोई किसी डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई किसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो रैंडमली अलाइंड डायपोल्स, इसको हम बोलते हैं रैंडमली अलाइंड मैग्नेटिक डायपोल्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो होगा, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक डायपोल्स। मैग्नेटिक डायपोल्स। अब क्या किया मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में लाइंड हो गए।
या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल्स कह लो, ऑल magnetic dipoles are aligned in same direction. ठीक है, केस वन क्या है कि सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइंड हो गए एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं, सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस are called ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. ठीक है, they are strongly attracted, they are strongly attracted by external magnetic field. कोई डाउट? समझ आ रहा है या नहीं? जी सर। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है, डायपोल्स वन अलाइंड, dipoles once aligned remains permanently aligned, remains permanently aligned even after removal of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तब तक अलाइनमेंट रहेगी, एक बार अलाइनमेंट हो गई तो अलाइनमेंट जिंदगी भर बनी रहेगी। इसीलिए therefore such type of substances are used for making permanent magnets, क्योंकि एक बार अलाइन हो गई तो वो हमेशा के लिए अलाइनमेंट रहेगी। एग्जाम्पल है इसका आयरन। कोई डाउट? नो सर। ये केस वन है। अब केस टू पे आते हैं। यहां पे लिखते हैं केस टू। देखो भाई, केस टू क्या है कि अलाइनमेंट तो हुई है, अलाइनमेंट तो हुई है, लेकिन नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। मतलब जितने ऊपर की तरफ हैं उतने ही नीचे की तरफ भी हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स aligned in upward direction is equal to number of magnetic domains aligned in downward direction। जितने ऊपर की तरफ अलाइंड हैं उतने ही नीचे की तरफ अलाइंड हैं, तो नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एंटी एंटी फेरो।
ferromagnetic substances. ठीक है, they are strongly repelled by external magnetic field. Strongly repelled by external magnetic field. तो इसमें एक और पॉइंट, अगेन becomes randomly aligned. Again becomes randomly aligned on removal of external magnetic field. जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो ये रेंडमली अलाइंड हो जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं. ठीक है, तो डाउट? क्लियर है सबको? एग्जाम्पल है इसका MnO2. एग्जाम्पल है इसका मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2. बोलो होगा, कोई डाउट? नो से क्लियर है. ठीक, अब केस 3 कर लेते हैं. सर जैसे फर्स्ट केस में परमानेंट मैग्नेट बने थे, इस केस में कौन से बनेंगे? परमानेंट तो सिर्फ फर्स्ट केस में बनते हैं, बाकी में तो नॉर्मल मैग्नेट्स बनते हैं. ओके सर. केस 3. केस 3 में क्या है कि रेंडमली अलाइंड है, कुछ ऊपर कुछ नीचे. रैंडमली अलाइंड तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेट डायपोल मोमेंट इज 0 है. तो रैंडम अलाइंड, सम आर अलाइंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, सम इन बैकवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन. सम मैग्नेटिक डोमेन्स are aligned in upward direction and some in downward direction. कुछ ऊपर की तरफ है, कुछ नीचे की तरफ है, but they do not completely cancel each other. They do not completely cancel each other. ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. जैसे जो ऊपर वाले डोमेन्स हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5. जो नीचे वाले हैं वो कितने हैं, 1 3. 2 3. तो कैंसलेशंस तो होंगी, लेकिन कंप्लीट कैंसलेशन नहीं होंगी. ये ऊपर वाला ये नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, ये ऊपर वाला इस नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, ये ऊपर वाला इस नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बचा होगा किसी एक डायरेक्शन में. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरी मैग्नेटिक substances. Doubt? Again, on removal of external field, they become randomly aligned. फिर से जब external field आप remove कर देते हैं, randomly aligned हो जाते हैं. On removal of external magnetic field, becomes randomly aligned. Example है इसका फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4. तो डाउट किसी को? क्लियर है? क्लियर है सर.
तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड्स के, 3 तरह 4-5 तरह के हो गए, पैरा, डाया, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरो। क्लियर हो गया? करें आगे या नोट करना है इसे? सर केस 3 थोड़ा सा रह गया, बस लास्ट लाइन रहेगी। हो गया सर। ठीक है, करें आगे। यस सर। लास्ट टॉपिक नहीं, इससे पहले ना एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब देखो, हमने अलाइनमेंट तो कर दी। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फिर से पार्टिकल्स इधर उधर घूमने लगेंगे, पार्टिकल्स अगेन स्टार्ट मूविंग। जब वो इधर उधर भागने लगेंगे कि उनकी अलाइनमेंट फिर से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अलाइनमेंट विल बी डिस्टर्ब्ड। वो सारे एक डायरेक्शन में थोड़ी ना भागेंगे, कोई किधर भागने लग जाएगा, कोई किधर भागने लग जाएगा, तो अलाइनमेंट विल बी डिस्टर्ब। तो मैं कह सकता हूं एट सम टेम्परेचर, as we increase the temperature, at some temperature ferromagnetic character will be lost। वो हमेशा के लिए फेरोमैग्नेटिक नहीं रहेगा, किसी एक टेम्परेचर पे आके वो अपना फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म कर देगा। फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर विल बी लॉस्ट विदाउट, किसी एक टेम्परेचर पे तो आके वो अपना फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म करेगा। क्यों? फेरोमैग्नेटिक में चाहिए कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में रहें, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो इधर उधर तो भागेंगे। जब इधर उधर भागेंगे तो एक डायरेक्शन में कभी भी नहीं रह सकते। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो टेम्परेचर एट विच ferromagnetic substances converts into paramagnetic substances, temperature at which ferromagnetic substances converts into paramagnetic substances, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। क्लियर? यस सर। ठीक, आगे करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। देखो होता क्या है, देयर आर some substances which do not conduct electricity at normal temperature and pressure conditions। कि जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होती हैं तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट दे स्टार्ट conducting electricity when pressure is applied over them, when pressure is applied over them।
Such type of substances are called piezoelectric substances. Piezoelectric substances, and phenomena is called piezoelectricity. Piezoelectricity. Good doubt? No, Clear है? sir. देखो होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने सड़क देखी है? सड़क तो सबने देखी है। कहने का मतलब है कि सड़क के ऊपर वो येलो येलो से कुछ लगे होते हैं, छोटे छोटे येलो येलो से, बीच में रेड रेड सी लाइंस भी होती हैं कई बार। यस सर। देखे है ना सबने? इंडिया में तो जो जुगाड़ू है, कुछ अलग सा सिस्टम है। असली में ना ये जो चीजें हैं ये MIT के एक लड़के ने डिस्कवर करी थी। MIT में एक पर्सन था, एक स्टूडेंट था जो इंजीनियरिंग कर रहा था। MIT मणिपाल नहीं, MIT USA मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट वाला MIT, मणिपाल वाला MIT नहीं, ठीक है, USA वाला MIT। तो एक लड़का था जो USA में इंजीनियरिंग कर रहा था अपनी MIT, तो उसने ये चीज डिस्कवर करी थी, उसने इसको पेटेंट कराया था। आज भी जो उसकी टेक्नोलॉजी यूज करता है ना, उसको रुपए देने पड़ते हैं उसे। जो भी कंपनी इसकी टेक्नोलॉजी यूज करती है तो वो उस बच्चे को रुपए देती है, इतना वो रुपए कमाता है इस टेक्नोलॉजी से। उसने क्या किया था, उसने ये चीज डिस्कवर की थी कि ये स्पीड ब्रेकर टाइप से छोटे छोटे येलो येलो से बना दिया उसने। उसके अंदर कुछ पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस उसने यूज किया। तो जब गाड़ी इसके ऊपर से गुजरती है तो कुछ प्रेशर लगाएगी, जब गाड़ी इसके ऊपर से गुजरेगी तो कुछ प्रेशर लगाएगी। यस सर। प्रेशर से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पीजो इलेक्ट्रिक है तो प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इसने सेल्स लगाए हुए थे इसके अंदर कि जैसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो उसके अंदर स्टोर कर लेगा, और रात को फिर वो ग्लो करेगा, फिर रात को वो ग्लो करेगा। ओके सर। इंडिया में तो अलग सिस्टम है ना, इंडिया में सेल्स नहीं लगे हुए, वो तो जो हम गाड़ी की वो अपनी हेडलाइट्स होती है उसकी रिफ्लेक्शन से वो ग्लो सा करता है हल्का सा। यस सर, उसी से करता है। इंडिया में तो अलग सिस्टम है, इंडिया में जुगाड़ू तरीका है, एक तरह कॉपी किया है लेकिन जुगाड़ू कहते हैं ना। असली में ये बना था MIT में कि भाई जब गाड़ी वगैरह जाएगी तो प्रेशर लगा के जाएगी, एंड वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसको सेल्स में स्टोर कर दिया उस बंदे ने। सेल्स में स्टोर करके रात को तो गाड़ी पूरी रोशनी चाहिए तो रात को वो चल जाएंगे अपने आप ही, कहीं कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ सब्सटेंस, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सड़कों पे लगा दो आराम से। ये तरीका। कोई डाउट? नो सर। No, sir. इसी तरह से एक होता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो पूरा सेम रहेगा, पायरो का मतलब हीट। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करी? प्रेशर से। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी हीट के थ्रू जनरेट हो जाए, जहां जहां हमने प्रेशर लिखा है वहां वहां क्या आ जाएगा? हीट। तब हम उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट? तो डेफिनेशन चेंज कर लोगे पूरी? कर लोगे चेंज? Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी को बोलेंगे पायरो इलेक्ट्रिसिटी और सब्सटेंसेस को बोलेंगे पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। एंड यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीटली कवर्ड। ठीक, तो संडे इसके डाउट्स लेंगे।